हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। तो एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको अपने एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। तो अब जल्दी से इस कंडीशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सो व्हाट इज इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम? जो इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम है बच्चों, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इलियोटिबियल बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम। क्योंकि इसकी जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये जो डिजीज़ है या फिर ये जो सिंड्रोम है ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। अब फ्रिक्शन किन दो चीज़ों के बीच में हो रहा है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट इसको हम इलियोटिबियल बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम भी कहते हैं और इसके लिए एक्रोनिम होता है ITBS या ITBFS। अब ITBS को हम रनर्स नी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंजरी होती है या फिर ये जो डिजीज़ होती है सबसे ज़्यादा भागने वाले लोगों में होती है, जो लंबे लंबे मैराथन्स रन करते हैं, जो रनर्स होते हैं बेसिकली, उनके लिए आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये जो कंडीशन है ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करी थी? रेने ने। उसके बाद फिर जैसे जैसे रनिंग और बाकी ये जो रनिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं ये कॉमन होते गए, तो उसके साथ साथ जो ये रनर्स नी था या फिर जो ITBS सिंड्रोम है इसको भी बहुत पॉपुलैरिटी मिलती गई। अब इसको अगर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा समझाऊं कि ITBS में होता क्या है, तो ये देखो बच्चों, एक ओवर यूज इंजरी होती है। अब इसको आप रिलेट कैसे कर सकते हो रनर्स नी के साथ? अब देखो, जो रनर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक भागते रहते हैं क्योंकि उनका काम ही यही है कि उनको भागना है ना। तो यानी कि वो बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? ओवर यूज़ कर रहे हैं, मतलब ओवर कर रहे हैं, ओवर द लिमिट जाके दे आर रनिंग। तो ये जो ITBFS या फिर ITBS सिंड्रोम है ये एक ओवर यूज इंजरी होती है, किसकी? टेंडन की। और यहाँ पर रबिंग किसके बीच में हो रही है? जो मैंने कहा था फ्रिक्शन देखने को मिलता है आपको, ये आपको देखने को मिलता है बिटवीन द इलियोटिबियल बैंड एंड द लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन कॉज होता है और फ्रिक्शन की वजह से जितने भी सारे आपके चेंजेस हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो आने लग जाते हैं, जैसे कि पेन, टेंडरनेस एंड समटाइम्स स्वेलिंग ऑल्सो। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार हम IT बैंड की एनाटमी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा IT बैंड कहाँ से ओरिजिन ले रहा है और कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है। तो जो IT बैंड है ये एक लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस शीट है, जैसे आप देख रहे हो कि ये लंबाई में ज़्यादा है, ऊपर से निकल के नीचे आ रही है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल है। और ये जो आपकी थाई है उसके लेटरल पार्ट पे दिख रही है, जैसे आपको इमेज में ही दिख रहा है कि ये जो ITB है ये लेटरल साइड पे आपके प्रेजेंट है। ITB को समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज मेसेट्स बैंड। इसको इस नाम से वैसे कोई जानता नहीं है इतना, सब इसको ITB ही कहते हैं। अब अगर इसकी एनाटमी की बात करें तो अब हम बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल एनाटमी की, यानी कि जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो। तो अब हम उस वाले पार्ट की एनाटमी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 लेयर्स होती हैं इसकी, सुपरफिशियल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर एंड द डीप लेयर। जो सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट लेयर है उनका ओरिजिन कहाँ से है? इलियम बोन से। एंड इलियम क्या है? इलियम हिप बोन का एक पार्ट है। एंड द थर्ड वन इज द डीप लेयर। अब डीप लेयर जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ से अराइज हो रही है? तो ये अराइज होती है फ्रॉम द सुप्रा एसिटेबुलर फॉसा बिटवीन द हिप जॉइंट कैप्सूल एंड द रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। ठीक है, तो ये भी मतलब हिप बोन से ही अराइज हो रही है, बट इलियम से नहीं हो रही। कौन से पार्ट से हो रही है? सुप्रा एसिटेबुलर फॉसा से। तो अगर हम ITB का प्रॉक्सिमल अटैचमेंट देखें, ओरिजिन देखें, तो वो यहाँ से अराइज होता है विथ 3 लेयर्स। अब इसकी डिस्टल एनाटमी की बात करते हैं, मतलब कि कहाँ पे जाके इसका इंसर्शन होता है। तो जो नी जॉइंट का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, द ITB अटैचेस टू द इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड द सुप्राकॉन्डाइलर ट्यूबरकल ऑफ द फीमर। यानी कि अगर आपसे बोनी अटैचमेंट पूछी जाए ITB की तो वो क्या है? सुप्राकॉन्डाइलर ट्यूबरकल ऑफ द फीमर, राइट। क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है? लेटरल साइड पे आ रहा है, इसलिए इसका जो इंसर्शन है वो भी कहाँ पे होगा? लेटरल साइड पे ही होगा। जो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर है वहाँ पे IT बैंड और वेस्टस लेटरालिस के बीच में क्या होता है? एक फैट पैड होता है। ये मैंने आपको क्यों ज़रूरी समझा बताना, क्योंकि इसके बारे में भी हम जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका वहाँ पे आपको जिक्र देखने को मिलेगा। अब एक और टर्म आती है टेंसो फेशिया लैटा, जिसको हम TFL भी कहते हैं। तो कई बच्चे IT बैंड और TFL में ना कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि IT बैंड और TFL एक हैं या फिर ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखो TFL क्या होता है ना, जो TFL है वो कहाँ से अराइज होता है? इट अराइजेस फ्रॉम द ASIS एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इलियाक क्रेस्ट। और इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है? सो डिस्टली क्या होता है, जो आपका IT बैंड के सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट लेयर थी, मिडिल वाली लेयर थी, उसके बीच में ये जाके मर्ज हो जाता है।
मर्ज होने के बाद ये जो आपका फीमर बोन का जीटी होता है, ग्रेटर ट्रोकैंटर होता है, उसके ऊपर जाके ये इंसर्ट हो जाता है। तो यानी कि जो टीएफएल है ना वो बहुत छोटे डिस्टेंस तक ही आता है, और जो आपका आईटी बैंड है वो पूरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है ओवर योर लेटरल थाई। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टीएफएल एंड द आईटी बैंड। जैसे आप इमेज में भी देख रहे हो कि इलियम से निकला, एएसआईएस से निकला और जाके कहाँ इंसर्ट हो गया, ये जीटी पे इंसर्ट हो गया। वेयर एज जो आपका आईटी बैंड है वो कहाँ से निकल रहा है, वो भी इलियम से ही उसका ओरिजिन हो रहा है, बट वो कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, फीमर के ऊपर उसका इंसर्शन आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलियोटिबियल बैंड एंड द टेंसर फेशियल लैटा। तो इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते, बट आई होप अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो ये जो बैंड होता है ये हमें पता है कि ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे रन करता है ना। प्रॉक्सिमली इट रिसीव्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द टीएफएल एंड द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, क्योंकि वहीं पे आपका टीएफएल आ रहा है और वहीं पे आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल आ रही है। डिस्टली ये जो होता है आईटी बैंड, ये आपके लेटरल फीमोरल एपिकॉन्डाइल, LFE इज लेटरल फीमोरल एपिकॉन्डाइल, वहां पे जाके इंसर्ट हो रहा है। अब क्योंकि ये जो आईटी बैंड है ये हिप और नी जॉइंट दोनों को अफेक्ट करता है, तो इसके फंक्शन भी दोनों जॉइंट्स पे हमें देखने को मिलते हैं। आईटी बैंड अगर हिप जॉइंट पे काम करता है तो इट वर्क्स एज एन एक्सटेंसर, एबडक्टर एंड द लेटरल रोटेटर। वेयर एज जब ये नी जॉइंट पे काम करता है आपका आईटी बैंड, तो ये फ्लेक्सर का काम करता है, एक्सटेंसर का काम करता है एंड स्टेबलाइजर का काम करता है, बट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। जब आपका जो फ्लेक्शन है वो बियॉन्ड 30 डिग्री होता है तो ये फ्लेक्सर बन जाता है। जब आप नियर एक्सटेंशन जाने वाले होते हो, फुल एक्सटेंशन, तो ये एक्सटेंसर का काम करता है और लेटरल साइड के स्टेबलाइजर का ये काम करता है। ओवरऑल जो इंसिडेंस रहता है आईटीबीएस का, ये रेंज करता है बिटवीन 1.6 to 52%। अब ये जो कंडीशन है आईटीबीएस, ये ज़्यादातर आपको रनिंग में दिखाई देगी ओवर द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी। रनिंग में भी ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, बट क्योंकि ये मोस्ट प्रोमिनेंटली हमको रनर्स के अंदर ही देखने को मिलती है तो इसलिए इसको रनर्स नी भी कहा जाता है। कई बार मिलिट्री के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा और उसमें इनका प्रेफरेंस रहता है 1 to 5.3%। अब बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी की। सो यहाँ पे ना इनकी पैथोलॉजी के लिए कई सारी थ्योरीज हैं, बट किसी भी एक थ्योरी को पकड़ के किसी ने कभी ये नहीं कहा कि हाँ ये थ्योरी कंफर्म है, मतलब इसी की वजह से आपका आईटीबीएस होता है। ठीक है, डिफरेंट रिसर्चेज हुई हैं, कुछ ने किसी थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट किया है, किसी ने किसी थ्योरी को सपोर्ट किया है, तो ऐसे चलता रहता है। अब बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी की। इसके अंदर बच्चों आती है कई सारी आपकी थ्योरीज विच टेल्स कि आपका जो आईटी बैंड सिंड्रोम है ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट जो डेवलप किया गया वो किया गया फ्रिक्शन का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था वीडियो के, कि जब किसी भी एक्टिविटी के अंदर आपका रेपिटेटिव नी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे इन रनिंग, साइकिलिंग, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा और उसकी वजह से जो ये कंडीशन है ये आपको देखने को मिलेगी। फ्रिक्शन वाली थ्योरी है ये क्या कहती है कि जो जब आप रेपिटेटिव नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हो तो जो आपका आईटी बैंड है, जो उसका टेंडन है, डिस्टल इंसर्शन है, वो लेटरल फीमोरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर ना ग्लाइड करता रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है और इंजरी हो जाती है और फिर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। सो ये थी सबसे पहली और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कि हाँ इसी वजह से आपका जो आईटीबीएस है वो होता है। बट क्योंकि इस वाली थ्योरी के ऊपर कई क्वेश्चंस रेज किए गए तो एक दूसरी थ्योरी भी बनी। अब कुछ रिसर्चर्स आए, उन्होंने बोला कि ये जो फ्रिक्शन वाला पैथोलॉजी है ना इसका, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिन्होंने ये बोला उनका नाम क्या था, फेयरक्लो। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एनाटॉमी का हथियार ले लिया। इन्होंने बोला कि जो आईटी बैंड है वो तो बस एक थिकन्ड जोन है और वो तो आपका लीनिया एस्पेरा और जो इंटरमस्कुलर सेप्टम है वहाँ से भी अटैच है। तो जो आप कह रहे हो कि ये ग्लाइड करता है ओवर द लेटरल फीमोरल एपिकॉन्डाइल, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी एनाटॉमी ऐसी नहीं है कि ये ग्लाइड कर पाए वहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि एनाटॉमी के बेसिस पे हम ये फ्रिक्शन वाली थ्योरी को खारिज करते हैं, हम उसको नहीं मानते। इन्होंने अपना एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस दे दिए। अब इन्होंने अपना क्या रीज़न दिया, इन्होंने बोला कि जो आईटी बैंड है ना उसकी टाइटनिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव मूवमेंट एट द नी। जो आईटी बैंड है वो टाइटन हो जाता है और जैसे ही आपका आईटी बैंड टाइट होता है और उस पर फिर से रेपिटेटिव नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की फोर्सेस आती हैं, तो जो वहाँ पे सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ना, उनके ऊपर भी कंप्रेसिव फोर्सेस जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो सिंड्रोम है ये डेवलप होता है। तो इन्होंने जो फ्रिक्शन थ्योरी थी उसको तो काटा मार दिया और इन्होंने अपनी एक टाइटनेस की थ्योरी यहाँ पे डेवलप करी।
अब कुछ रिसर्चर्स और आए, उन्होंने बोला हम ये दोनों थ्योरी नहीं मानते, हमने अपना एक नई कुछ चीज़ डिस्कवर करी है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो मैंने आपको फैट पैड बताया था, इन्होंने बोला कि उसके अंदर दिक्कत हो जाती है जब आप रेपिटेटिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हो नी का, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो फैट पैड है वो कंप्रेस होने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत एक हाईली इनोवेटेड स्ट्रक्चर है, वहाँ पे नर्व सप्लाईज बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको पेन देखने को मिलता है। फिर एक और रिसर्चर आए, उन्होंने बोला कि मैं तो इनमें से किसी भी थ्योरी को नहीं मानता, मैं तो एक अपनी थ्योरी बनाऊंगा। मेरी थ्योरी क्या है कि की जो लेटरल फिमोरल एपिकॉन्डाइल होता है, दैट इज LFE, उसके नीचे एक सब टेंडनस बर्सा होता है, और जब आप रेपिटेटिव नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हो तो जो सब टेंडनस बर्सा होता है ना, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन और ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हर रिसर्चर का ना अलग अलग अपनी थ्योरी है, बट जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो आज भी फ्रिक्शन सिंड्रोम की ही थ्योरी है कि फ्रिक्शन की वजह से ITBS होता है। दो हमारे पास 4 थ्योरीज हैं, बट अगर सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ किसी को सपोर्ट मिलता है, सो दैट इज़ द फ्रिक्शन थ्योरी। बट आपको पता होना चाहिए और भी रीजंस जो रिसर्चर्स ने दिए हैं। अब इसकी एटियोलॉजी समझते हैं। मसल इम्बैलेंस, LLD दैट इज लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, ट्रेनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी है रनर्स को या साइकिलर्स को, मसल स्ट्रेंथ आपकी नहीं है, कैल्केनियम जो है आपका ईवर्जन बहुत ज़्यादा है, एंड्योरेंस अच्छा नहीं है, मसल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, टिबिया का इंटरनल रोटेशन हो रहा है, इंक्रीज्ड विथ ऑफ द IT बैंड, यानी कि जो आपका IT बैंड है वो चौड़ाई में ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा कुछ बायोमैकेनिकल फैक्टर्स आप इन्हें कह सकते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ITBS को। इसमें आते हैं टोटल 5 फैक्टर्स: वीक हिप एब्डक्टर्स, टाइट IT बैंड, एंगल ऑफ नी फ्लेक्शन ड्यूरिंग स्टांस फेज, रियर फुट इवर्जन एंड दी अदर बायोमैकेनिकल फैक्टर्स। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इनकी वजह से हमें इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम कैसे हो सकता है। सबसे पहले आते हैं हमारे वीक हिप एब्डक्टर्स। अब हमारे हिप एब्डक्टर्स वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका हिप है उसके अंदर जो एडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द स्टांस फेज ऑफ द गेट, क्योंकि ऑब्वियसली देखो अब एब्डक्टर्स, अब समझो ये एडक्टर्स हैं और ये एब्डक्टर्स हैं, अगर मेरे एब्डक्टर्स बहुत वीक होंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ ही मूवमेंट ज़्यादा होगी। अगर ये स्ट्रांग होते तो ये इस मूवमेंट को बैलेंस करके रखते, बट अब क्योंकि ये वीक हो गए हैं तो मूवमेंट ज़्यादा अंदर की तरफ ही होगी, दैट मीन्स एडक्शन की तरफ ही होगी। इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो आपका IT बैंड है उसके ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो हर वक्त एक स्ट्रेच पोजीशन में ही रहेगा, एक टेंशन की पोजीशन में ही रहेगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो IT बैंड है वो तो टाइटन हो ही रहा है, प्लस जो उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं, जो उसके अंडरनीथ टिश्यूज़ हैं, यानी कि जो पूरे लेटरल साइड के टिश्यूज़ होंगे वो सारे स्ट्रेन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे। सो ये यूजुअली स्टडीज़ के अंदर भी देखा गया है कि जो ITBFS सिंड्रोम है उसके अंदर यूजुअली पर्सन को एब्डक्टर वीकनेस दिखाई देती है और स्टांस फेस के अंदर उनका एडक्शन मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली क्योंकि अब उसके एब्डक्टर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे। इसी की वजह से जो होता है पेशेंट को काफ़ी सारे सिम्टम्स ITBS के आने लग जाते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द टाइट इलियोटिबियल बैंड। अब हमें पता है कि हिप एब्डक्टर्स की वीकनेस की वजह से टाइट इलियोटिबियल बैंड हो सकता है, बट इसके कई और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो आपका IT बैंड है वो टाइट हो जाएगा। अब एक बात समझो कि अगर हमारा IT बैंड टाइटनेस में चला गया, एक बार टाइटनेस में गया तो उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो उसके अंडरनीथ स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्रेशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वही पेन वेन वो सब कंडीशंस आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर हमें टाइट इलियोटिबियल बैंड है कि नहीं ये चेक करना है तो उसके लिए हम करते हैं ऊबर्स टेस्ट, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। टाइटनेस ऑफ IT बैंड के बारे में भी ना काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आई हैं, मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। एक कहते हैं कि हाँ ये जो ITBS सिंड्रोम है ये देखा गया है उनके अंदर जिनका टाइट इलियोटिबियल बैंड होता है, और ग्रुप है वो कहता है कि टाइटनेस ऑफ इलियोटिबियल बैंड और ITBS का कोई लेना देना नहीं होता। बट जो मेजॉरिटी फाइंडिंग सपोर्ट करती है वो किसको सपोर्ट करती है, ग्रुप 1 को, कि हाँ ITBS एक टाइट इलियोटिबियल बैंड की वजह से हो सकता है और ये कई इंडिविजुअल्स के अंदर देखा गया है। Now the next is the angle of knee flexion during stance phase.
देखो, अब जो हमारा नी का फ्लेक्शन का रेंज होता है ना, उसमें कुछ पर्टिकुलर रेंज ऐसा होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे जो आईटी बैंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन में चला जाएगा बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और वो रेंज होती है हमारी 20 से 30 डिग्री की, और इसको हम कहते हैं इम्पिंजमेंट जोन। इसलिए यूजुअली क्या कहते हैं ना कि आप इतना फ्लेक्स मत करो, जाके इतना नी फ्लेक्शन मत करो कि आपका आईटी बैंड कंप्रेस हो जाए। जिनको ये कंडीशन होती है उनको अक्सर ये बोला जाता है। तो इस जोन को हम कहते हैं इम्पिंजमेंट जोन। अब यूजुअली आपने पेशेंट से सुना होगा या रनर से जिनको आईटीबीएस की प्रॉब्लम है उनसे सुना होगा कि जब हम डाउनहिल रनिंग करते हैं ना तो हमें ज़्यादा पेन होता है एज़ कम्पेयर टू अपहिल। क्यों? क्योंकि देखो, जब डाउनहिल जाते हैं तो जो आपका नी फ्लेक्शन है वो ज़्यादा हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू अपहिल, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, मैंने आपको बताया, नी फ्लेक्शन जब ज़्यादा होगा यानी कि 20 से 30 डिग्री का होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आईटी बैंड है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, देयर विल बी मोर फ्रिक्शन। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पेशेंट को सिम्टम्स हैं वो एग्रेवेट हो जाते हैं। एंड द अदर बायोमैकेनिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि इंक्रीज लैंडिंग फोर्सेस, इंक्रीज नी इंटरनल रोटेशन, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द क्वाड्रिसेप्स मसल एंड द जीनू रेकर्वेटम। तो ये सारे अदर बायोमैकेनिकल फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज द रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, नॉन मॉडिफिएबल एंड द मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफिएबल क्या होते हैं? एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाँ, एनाटॉमी की वजह से आपका जो लोअर एक्सट्रीमिटी का अलाइनमेंट है वो अफेक्टेड है और वो आप चेंज नहीं कर सकते। जो रनर है वो यूजुअली फीमेल है क्योंकि फीमेल्स के अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल्स। मॉडिफिएबल फैक्टर्स में क्या होते हैं आपके ट्रेनिंग फैक्टर्स कि आप ट्रेनिंग करवा रहे हो वो आप काफ़ी अच्छे से करवाओ ताकि जो आईटीबीएस का अकरेंस है वो कम देखने को मिले। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो है पेन का। पेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि जो पेन होगा वो बहुत बर्निंग और शार्प पेन होगा, डल एक नहीं होगा, मतलब ऐसा लगेगा बहुत शार्प जैसे जल रहा हो कुछ। लेटरल साइड ऑफ द नी पे पेन होगा क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका आईटी बैंड है वो लेटरल साइड पे ही रेडिएट रहता है। पेन जो होगा वो आपको लेटरल साइड ऑफ द नी पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आईटी बैंड है उसकी प्लेसमेंट या पोजीशनिंग कहाँ पे है? लेटरल साइड पे। कई बार क्या होता है कि जो पेन होता है ना ये रेडिएट होता रहता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल साइड्स पे, बट ये बहुत रेयर होता है। जैसे ही पेशेंट थोड़ी देर रेस्ट करके अपनी एक्टिविटी को प्रेज्यूम करेगा ना तो ये पेन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। और ये जो पेन फ्री टाइम होता है ना, पेन फ्री टाइम जहाँ पे पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है और जो पेन का ड्यूरेशन है, पेन का जो टाइम है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है अगर आपने इसको अच्छे से पहले केयर नहीं करी इस कंडीशन की। तो कई बार ये पेन इतना वर्स हो जाता है कि पेशेंट को सिंपली वॉकिंग पे भी ये पेन आ जाता है और उसको लिम्प करके चलना पड़ता है। तो ये सारी थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेन की जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। टेंडरनेस भी प्रेजेंट हो सकती है, पेशेंट को यहाँ पे टेंडरनेस भी होती है पेन के अलावा। वेट लेदर क्रेपिटस ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो यहाँ पे हम यूजुअली 3 टेस्ट करते हैं। कौन कौन से? नोबल कंप्रेशन टेस्ट, ऊबर्स टेस्ट और स्टेप डाउन टेस्ट। इसमें से देखो नोबल और ऊबर्स ये 2 टेस्ट तो बहुत कॉमन है, ये सबको पता होते हैं, बट स्टेप डाउन टेस्ट जो होता है ये इतना कॉमन नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। नोबल कंप्रेशन टेस्ट को हम नोबल टेस्ट भी कहते हैं और ये डेवलप किसने किया था? क्लाइव नोबल में। ये प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है इलियोटिबियल बैंड के लिए। अब इसका प्रोसीजर क्या रहता है कि जो पेशेंट है वो सुपाइन लाइन या साइड लाइन पोजीशन में रहता है, ठीक है। यूजुअली हम सुपाइन पोजीशन ही प्रेफर करते हैं इसके लिए। बाकी का प्रोसीजर मैं आपको इस इमेज के थ्रू समझाती हूँ। देखो, जो थेरेपिस्ट है उसका एक हाथ रहता है एंकल के ऊपर और दूसरा रहता है नी के ऊपर। नी के ऊपर वो कहाँ हाथ प्लेस करता है? ओवर द लेटरल फेमोरल एपिकोंडाइल, जैसा आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रहा होता है। फिर पैसिवली जो थेरेपिस्ट है वो नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाते हैं यहाँ पे। तो हमें ये हमारी हैंड प्लेसमेंट रहती है और मूवमेंट हमें कौन सी करानी है? रेपिटेटिव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अब आपने ये मूवमेंट कराई और आपने लेटरल फेमोरल एपिकोंडाइल पे अपना हाथ रखा तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो अगर आपको कोई पाल्पेबल स्नैपिंग, रबिंग या हिंज लाइक क्रेपिटस या पेन वहां पे देखने को मिलता है तो दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट। और ये यूजुअली आपको कितने डिग्री पे देखने को मिलेगा? 30 डिग्रीज ऑफ नी फ्लेक्शन पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा दैट मीन्स द टेस्ट इज नेगेटिव, पेशेंट को आईटी बैंड की प्रॉब्लम नहीं है। देन द नेक्स्ट इज द ऊबर्स टेस्ट। अब ऊबर्स टेस्ट जो है वो किसने दिया था? फ्रैंक ऊबर ने। किसने दिया था? ताकि हम टाइटनेस देख सकें टीएफएल और आईटी बैंड की। अब ये जो मैं आपको प्रोसीजर दिखा रही हूँ ये हमें किसने दिया है? गूस एंड स्क्वीजर ने,
ठीक है, इनके नाम याद रखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन में ले आते हैं और जिस पैर में दिक्कत है यानी कि जो अफेक्टेड लेग है वो ऊपर रहता है, जैसा आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हो, है ना, अफेक्टेड लेग इज अप एंड द नॉन अफेक्टेड लेग इज डाउन, राइट। उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ पे पेशेंट का कि जो नी है दैट इज फ्लेक्स टू 90 डिग्री एंड द पेल्विस इज स्टेबलाइज्ड। फिर थेरेपिस्ट क्या करते हैं, थेरेपिस्ट पेशेंट का जो हिप है उसको एक्सटेंशन में लेके जाते हैं और एबडक्शन में लेके जाते हैं। सो यहाँ पे देखो एक हाथ से थेरेपिस्ट ने पेल्विस को स्टेबलाइज कर रखा है और दूसरे हाथ से वो एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं हिप को। उसके बाद क्या करना है, हमें वहाँ पे जो दूसरा हाथ है जो नी पे लगा हुआ है उसको हटा देना है और चेक करना है कि जो पेशेंट का जो पैर है वो एडक्शन में तो फॉल नहीं हो रहा या फिर वो एबडक्शन में तो ही नहीं है। अब यहाँ पे जो इलियोटिबियल बैंड की रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगी, इसको हमें 3 पॉइंट्स में कवर करना होता है, मिनिमल, मॉडरेट एंड मैक्सिमल। मिनिमल में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो एडक्शन में तो गया बट नॉट फुली टू द टेबल। मॉडरेट में क्या हुआ, एडक्ट हुआ टू द हॉरिजॉन्टल मतलब लेवल पे। मैक्सिमल में क्या हुआ, द पेशेंट इज अनेबल टू एडक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब उसका इतना टाइटनेस है कि वो एडक्शन में लेके ही नहीं जा पा रहा है। तो इन 3 तरीकों से हम इलियोटिबियल बैंड की जो रेस्ट्रिक्शन है वो देखते हैं। नेक्स्ट इज द मॉडिफाइड ऊबर्स टेस्ट। अब ये किसने हमें दिया है, केंडाल ने इन हिज बुक पॉस्चर एंड पेन। इन्होंने क्या बोला कि मॉडिफाइड ऊबर्स टेस्ट में क्या है ना, जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट है ना उस पर लेस स्ट्रेन पड़ेगा और जो पटेला है उस पर भी लेस टेंशन पड़ेगी, इन्होंने ये चीज़ बोला। सो जो मॉडिफाइड ऊबर्स टेस्ट है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऊबर्स टेस्ट में क्या था कि जो नी था वो भी फ्लेक्शन में था, बट मॉडिफाइड ऊबर्स टेस्ट के अंदर जो आपका नी है वो एक्सटेंशन में ही रहता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द ऊबर एंड द मॉडिफाइड ऊबर टेस्ट। बाकी सारी चीज़ें हैं वो सेम ही रहती हैं। जैसे जो पेशेंट है वो साइडलाइन पोजीशन में है, ठीक है, एग्जामिनर है जो थेरेपिस्ट है उसने पेल्विस स्टेबलाइज कर रखा है। देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या आती है कि जो टेस्टिंग लेग है, जो अफेक्टेड लेग है उसका जो नी है वो एक्सटेंशन में रहता है। उसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो हिप को एक्सटेंड करता है एंड एबडक्ट करता है। सो सेम वही प्रोसीजर है, बट फ़र्क क्या है कि नी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का फ़र्क है यहाँ पे। अब ये टेस्ट पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ये टेस्ट नेगेटिव तब होगा जैसे मान लो पेशेंट का पैर ऊपर, जैसे अगर पेशेंट का पैर एबडक्शन में लेके गई है थेरेपिस्ट, है ना, तो अगर वो एडक्शन में चला जाता है 10 डिग्रीज बिलो द हॉरिजॉन्टल तो दैट मीन्स ये टेस्ट नेगेटिव है, पेशेंट को आईटी बैंड की टाइटनेस नहीं है। बट अगर वो 10 डिग्रीज तक नीचे नहीं जा पाता दैट मीन्स कि जो आईटी बैंड है उसके अंदर टाइटनेस है। रिजल्ट भी हमने देख ही लिया है, व्हेन द नी स्ट्रेट एंड द पेल्विस इन द न्यूट्रल पोजीशन द थाई ड्रॉप्स अबाउट 10 डिग्रीज बिलो द हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स जो आपका आईटी बैंड है वो नॉर्मल लेंथ का है, उसके अंदर कोई टाइटनेस नहीं है। बट अगर जो लेग है वो फेल हो जाता है, वो ड्रॉप नहीं हो पाता, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर्स आपके टाइटनेस है इनके अंदर। नेक्स्ट इज द रेने टेस्ट। तो रेने टेस्ट जो है ये डेवलप किया था इन 1975 टू टेस्ट फॉर द आईटी बैंड सिंड्रोम, ठीक है। ये वाला जो टेस्ट है ना ये हम अकेले भी कर सकते हैं या फिर जो नोबल कंप्रेशन टेस्ट हमने फर्स्ट में पढ़ा था उसके साथ भी कंजक्शन में कर सकते हैं। तो पहले ये पोजीशन देख लो आप कि रेनेस टेस्ट में जो पोजीशन है वो किस तरह की होती है पेशेंट की, ऐसे स्टैंडिंग में पोजीशन रहती है, ठीक है। तो दैट मीन्स द पेशेंट इज स्टैंडिंग वाइल वेट बेयरिंग ऑन द इन्वॉल्व साइड। अब यहाँ पे वेट बेयरिंग कौन सा है, इन्वॉल्व साइड, यानी कि इस जो फीमेल है इसका जो अफेक्टेड लेग है वो कौन सा है, लेफ्ट वाला, क्योंकि वहाँ पे आपको वेट बेयरिंग देखने को मिलेगी, है ना। इसमें क्या होगा, पेशेंट जो है ना वो अफेक्टेड लेग के ऊपर नील करेगा यानी कि फ्लेक्शन करेगा, नी बेंड करेगा यूजुअली, और जो थेरेपिस्ट है वो लेटरल फीमोरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर पाल्पेट करेंगे। पेशेंट को हमें ये इंस्ट्रक्शन देना है कि आप हमारे कंधे के ऊपर हाथ रख सकते हो और आपको अपना नी बेंड करना है टू क्लोज टू 60 to 90 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन, और उसके बाद आपको ऊपर उठना है, यानी कि हमें इसको स्क्वाटिंग करानी है विद 1 लेग, और वो लेग कौन सा होगा, आपका अफेक्टेड लेग होगा। उसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो पाल्पेट कर रहा है लेटरल फीमोरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर, ठीक है, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर लगा के रखना है, और वहाँ पे फिर आप इंटरप्रेट करोगे अबाउट द पेन या टेंडरनेस अगर आपको वहाँ पे देखने को मिल रही है। सो सेम यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, अगर आपको क्रेपिटस, स्नैपिंग सेंसेशन या पेन देखने को मिलता है लेटरल फीमोरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर, तो मतलब कि ये मतलब क्या हुआ कि जो आईटी बैंड सिंड्रोम है वो प्रेजेंट है।
अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जब IT बैंड सिंड्रोम होता है तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो फ्रेडरिक्सन एंड वुल्फ जो थे, इन्होंने एक यूजफुल फॉर्मेट डेवलप किया अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट, एक्यूट, सब एक्यूट एंड रिकवरी स्ट्रेंडिंग। तो इसके हिसाब से हमें अपना ट्रीटमेंट देना होता है। सबसे पहला आता है हमारा एक्यूट फेज। तो एक्यूट फेज के अंदर हमारा क्या गोल रहना चाहिए कि हमें जो इन्फ्लेमेशन है IT बैंड की, उसे रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं उन्हें कंट्रोल करेंगे कि जैसे आप रेस्ट करो, आप साइकिलिंग मत करो, अगर आप साइकिलिंग करते हो, आप रनर हो तो आप रनिंग मत करो। अगर कोई बहुत सीवियर केस है किसी पेशेंट का, तो उसे हम यहाँ तक भी बोल देते हैं कि आप इस पैर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना ही बंद कर दो, आप इस पैर को सीधा करके ही चलो, बहुत अड़ी अड़ी है, दूसरे पैर पे लिम्प करके चलो, ठीक है। सो हम सीवियर केसेस में ये भी कह देते हैं। द यूज ऑफ कंकरेंट थेरेपीज इज एडवाइजेबल। अब यहाँ पे हम अपनी जो इलेक्ट्रोथेरेपी है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि आइस थेरेपी, फोनोफोरेसिस, आयंटोफोरेसिस। ओरल नसाड्स हम दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन यहाँ पे लग सकता है अगर ऊपर वाले किसी भी मेथड से ज़्यादा रिलीफ ना हो रहा हो। अप टू 2 पेन फ्री वीक्स बिफोर रिटर्न टू रनिंग और साइकिलिंग इन अ ग्रेडेड प्रोग्रेशन। फिर आती है हमारी सब एक्यूट फेज। तो सब एक्यूट फेज के अंदर हमारा गोल क्या रहता है कि हमें IT बैंड की फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करनी है और हमें एक फाउंडेशन बनाना है कि हम स्ट्रेंथनिंग करा सके पेशेंट को बिना किसी पेन के। तो यहाँ पे हम पेशेंट को इलियोटिबियल बैंड की स्ट्रेचिंग देते हैं और उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी दे सकते हैं टू रिड्यूस द मायोफेशियल एडेशंस। तो सब एक्यूट फेज में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। एंड द लास्ट इज द रिकवरी स्ट्रेंथनिंग फेज। इसके अंदर हमारा गोल क्या रहता है कि हमें मसल्स को स्ट्रेंथन करना है और मल्टीप्लेनर क्लोज चेन एक्सरसाइजेस करवानी है पेशेंट को। तो यहाँ पे जो हमें है एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देनी है पेशेंट की। जो एक्सरसाइज करवानी है हमें वो पेन फ्री रेंज में ही करानी है, ज़्यादा बाहर नहीं लेके जानी। जो रेपिटेशंस और सेट्स रहते हैं एक्सरसाइजेस के वो रहते हैं 8 to 10 रेपिटेशंस और 2 से 3 सेट हमें कराने होते हैं पेशेंट को। कौन सी एक्सरसाइजेस यहाँ पे रिकमेंडेड होती हैं, तो जो भी एक्सरसाइज आपके लेटरल नी एक्सटेंसर या लेटरल नी मस्कुलेचर को स्ट्रेंथन करें, हमें वो सारी करवानी होती है। इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, साइड लाइन हिप एबडक्शन एक्सरसाइजेस, सिंगल लेग एक्टिविटीज, पेल्विक ड्रॉप्स एंड मल्टी प्लानर लंजेस। सो द ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड इनटू दीज 3 स्टेजेस और इसी के हिसाब से हमें अपना काम करना है। तो दीज आर ऑल द रेफरेंसेज जहाँ से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। अगर आप भी इसके बारे में और पढ़ना चाहते हो, आपको और इंटरेस्ट है इस कंडीशन के बारे में पढ़ने में, तो आप ये सारे आर्टिकल्स को रेफर कर सकते हो। So this is all about iliotibial band syndrome. If you have any doubts, so you can ask me in the comment section. और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।